अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो ये मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मगर मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप लोग सब पार्ट लें ताकि रिकॉर्डिंग की नौबत ना आए। अच्छा रिकॉर्डिंग में अब मैं कह रही हूँ कार्बामेज़ेपिन इज़ यूज्ड सेफली इन लैक्टेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 25 है, यूज्ड सेफली इन लैक्टेशन, फाइनल आंसर इज कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड आता है ना प्रेगनेंसी लैक्टेशन से या बच्चों को देने से फर्स्ट एंटीसाइकोटिक को लेकर, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस कार्बामेज़ेपिन को दी जाती है। लेकिन इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और टेट्राजेनिक इफेक्ट्स हैं, मगर आंसर जो सही होगा वो कार्बामेज़ेपिन ही होगा अगर कोई भी और ऑप्शन दिया जाएगा इसके साथ। अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट एंड सिट्रेट, इसके यानी मैग्नीशियम सिट्रेट कौन से काइंड ऑफ लैक्सेटिव है हमारे पास? ये ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम स्टीरेट को हम लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। पॉजिटिव एजेंट ऑफ मेनिंजाइटिस एज 2 to 10 years। अच्छा नाइसेरिया मेनिंजाइटिस एक पॉजिटिव एजेंट है जो 2 से 10 साल की उम्र के बच्चों को जो मेनिंजाइटिस होता है उसका रीजन होता है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, इस एजेंट की वजह से होता है। और अगर बच्चा 2 साल से छोटा है और फिर उसको फिर भी मेनिंजाइटिस हो गया है तो उसका रीज़न एच इन्फ्लुएंजा है, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से उनको मेनिंजाइटिस होता है। फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इस चीज़ के लिए। अच्छा नंबर 29 अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रेडनिसोन कॉजेज ऑन फेस व्हाट? स्टेरी टेलेंजेक्टियासिस। अच्छा अ, ये एक बीमारी होती है स्टेरिटेलेंजेक्टियासिस की, ये स्किन की डिजीज है और ये प्रेडनिसोन की वजह से होती है और ये टोटली जो है ड्रग इंड्यूस्ड होती है, इसका कोई और रीजन नहीं होता। बस ये कि आप ये ड्रग लोगे बहुत ज्यादा उसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज, यानी अगर आपने बहुत ज्यादा आपने प्रेडनिसोन ले ली तो आपके फेस पे निशानात आ जाएंगे। आप इसको सर्च कर सकते हैं नेट पे, इसके निशान मैंने देखे थे तो वो मैं लोग देख लेंगे, ज्यादा पिक्चर एक्सप्लेन हो जाएगी आप लोगों को। तो ये एक बीमारी है जो उससे हो जाती है, बस ये है इसमें। अच्छा नंबर 30 पॉइंट जो है उसमें ये है कि फेरस ग्लूकोनेट 11.7, तो ये क्या है बेसिकली? असल में होता ये है कि एलिमेंटल आयरन कितना होता है। फेरस ग्लूकोनेट एक सॉल्ट है, मतलब हम लोग को आयरन सॉल्ट फॉर्म में दिया जाता है, यानी फेरस ग्लूकोनेट के फॉर्म में दिया जाएगा या फिर हमें फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में दिया जाएगा या फेरस सल्फेट के फॉर्म में दिया जाएगा। तो फेरस ग्लूकोनेट में 11.7% आयरन होता है, एलिमेंटल आयरन, और फेरस फ्यूमेरेट में 33% होता है, फेरस सल्फेट में 20% आयरन होता है। तो बेसिकली ये रीज़न है जो इसके नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमें ये तीन आप याद कर लें तो जो भी आएगा कि भाई फेरस फ्यूमरेट में कितने परसेंट एलिमेंटल आयरन होता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये दिया जाता है कि जितनी नीड होती है आयरन की और जो पेशेंट की कंडीशन होती है, तो इसकी डिटेल देखनी पड़ेगी। तो आगे अगर आएगी तो देख लेंगे, या पढ़ाई के दौरान अगर आएगी तो हम देख लेंगे। सैल्ब्यूटामॉल इज अ ड्रग, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अच्छा हाँ सॉरी, ड्रग सेफ इन आईवी बोलस। सैल्ब्यूटामॉल इंट्रावीनस बोलस डोज होता है, मतलब एक साथ जो सारा दे दिया जाता है। तो सेफेस्ट ड्रग कौन सी होती है जो हम इंट्रावीनस बोलस के फॉर्म में दे सकते हैं? तो वो सैल्ब्यूटामॉल है। सैल्ब्यूटामॉल उसकी ड्रग होती है जो ब्रोंको डायलेशन कराती है, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की ड्रग है। तो वो सबसे सेफेस्ट होती है आईवी बोलस फॉर्म में। 32 पॉइंट नंबर 32 है इथाइलिन ऑक्साइड डिसइंफेक्शन मेथड एल्काइलेशन। अच्छा इथाइलिन ऑक्साइड डिसइंफेक्शन मेथड, इथाइलिन ऑक्साइड kills microorganisms by alkylation. Exposure to ethylene oxide gas causes alkylation to microorganisms at a nuclear level. Disinfectant effect occurs, तो होता क्या है, ये एक डिसइंफेक्टेंट है इथाइलिन ऑक्साइड, और ये अपने डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? ये करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अल्काइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर लेवल पे जाके। तो ये बताया है इन्होंने इसमें सीधा सीधा कि अल्काइलेशन के थ्रू करता है डिसइंफेक्शन इथाइलिन ऑक्साइड। अच्छा नंबर 33 है कंटेमिनेशन ऑफ ड्रग। एक मिनट, मैं नंबर 33 नंबर 32 क्यों बोल रही हूँ? मेरा तो 30 तक था ना, 31 से 40 वाले कहाँ गए? क्या वो ऑनलाइन है? 31 से 40 वाले, मेरा कितना था? मेरा 21 से 30 था अस- ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा है। तो आप बोल क्यों नहीं रही है, खामोश क्यों बैठी है? मैं भी बोलूं। आप बोली जा रही थी, मुझे लगा आपने बोलना है तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा आप आप बोलो। अपना नाम बताएं, इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, और आप काइंडली आगे आप कंटिन्यू करें। सॉरी मैं ओवरटेक कर गई, असल में मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मैं आगे निकल गई हूँ पढ़ाते पढ़ाते। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारुख है और मेरा मेरा जो नंबर है वो 31 से 40 तक है।
तो मैं 31 से बता दूं कि मैं वहीं से कंटिन्यू करूं जहाँ से आप बता रहे आप 31 से पता है, हो सकता है आपको ऐसी चीज बताए जो मैंने मिस करती हो, वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि मैं इतना अच्छा बता सकूं हर चीज। हैं? ठीक है, मैं बता रही हूँ। 31 है ड्रग सेफ इन आईवी बोलस। उसमें बताया हुआ सॉल्ब्यूटामॉल। जो आईवी बोलस होता है वो एक साथ आप सारी ड्रग देते हो आईवी रूट से, ताकि जल्दी से क्विक रिलीफ आ। जब साल्ब्यूटामॉल जो है ना वो एल्बेट्रॉल है, ये एक होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ये 5 से 30 मिनट के अंदर ना क्विक रिलीफ दे देता है एक्यूट सिवियर अस्थमा के अंदर। और ये 4 से 6 घंटे के लिए रहता है। इसलिए ये सेफ इसलिए है क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है ना वो बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। जो बाकी वाले हैं ना वो बीटा 1 पे करेंगे, या अगर किसी ऐसे लोगों को जिनको मसला हो हार्ट का या कुछ का, तो जो जिनमें बीटा 1 की वजह से ऐसे मसले आ सकते हैं, तो उनमें हम ये नहीं दे सकते। इसलिए सिर्फ जो अल्बेंड्रॉल या साल्बुटामॉल है ना यही हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं जो सेफ है आईवी की रूट से देने के लिए, वो टाइब्यूटालीन है, आइसोप्रोटेनॉल है, एपिनेफ्रिन है, प्रोपोलॉल है। ये सभी दे सकते हैं। इनके अलग अलग है सारे ऑलमोस्ट बीटा एगोनिस्ट ही, लेकिन इन सबके आगे से फायदे अलग अलग है। फिर है एमसीक्यूज नंबर 32, इथाइलिन ऑक्साइड डिसइंफेक्टेशन मेथड। ये अल्कलेशन होता है बेसिकली। अब यहाँ पे है क्या कि दो कॉन्सेप्ट है, एक डिसइंफेक्शन होती है और एक स्टेरिलाइजेशन होती है। जो डिसइंफेक्शन होती है ना उसमें सिर्फ स्पोर्स रह जाते हैं, लेकिन जो स्टरलाइजेशन होते हैं ना उसमें स्पोर्स और पैथोजन दोनों ही आप ना किल कर देते हो। जो जो इथाइलिन ऑक्साइड की डिसइंफेक्शन मेथड है ना, इसके अंदर एल्कालेशन होती है। अब एल्कालेशन बेसिकली होती क्या है? एल्कालेशन के अंदर जो चेन होती है ना उसके अंदर एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जो हाइड्रोजन होता है ना उसको रिप्लेस करता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो न्यूक्लियर लेवल के ऊपर उनकी प्रोटीन्स और जो डीएनए होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से हम किल कर देते हैं, हम उनसे डिसइंफेक्ट कर देते हैं। फिर है आगे 33 है कंटामिनेशन ऑफ ड्रग्स अकर थ्रू। ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑक्लूजन, अब्जॉर्प्शन, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन। अब जो ऑक्लूजन होता है ना वो किसी चीज की ब्लॉकेज होती है। किसी जैसे ब्लड वेसल के अंदर कोई चीज आ गई तो उसकी वजह से वो क्लॉट आ गया तो ब्लॉक होगी। जो अब्जॉर्प्शन होती है वो कोई चीज किसी चीज में ऐड हो जाती है। जो इंक्लूजन होती है आप किसी चीज को इंक्लोज कर देते हो किसी बॉडी के अंदर। तो इसमें जो लिटरली इसका मतलब है ना वो इन सब में से ऑप्शन बनती है एक्सक्लूजन, कि आप उसको चीज को उसके अंदर इंक्लूड ही ना करो, तो ये लिटरली ऑप्शन ही बनती है। उसके बाद है 34 इन लैब फार्मेसीज। आगे लिख बताया हुआ है कि शुड नॉट टच और कट न्यू प्लास्टिक टैबलेट्स। अब ये क्यों बताया हुआ है? ये इसलिए बताया हुआ है कि जो न्यू प्लास्टिक के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो कैंसर पेशेंट के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्दी इंसान से टच करे तो वो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, कार्सिनोजेनिटी कॉज करती है। वो हेल्दी ह्यूमंस के लिए ना उनके ऑर्गन्स है ना वो टॉक्सिक, मतलब वो जो ड्रग होती है ना वो टॉक्सिसिटी होती है, इसलिए उसको नहीं छेड़ सकते आप। उसके बाद है 35 और जो 36 है ना ऑलमोस्ट एक ही है, ग्लूकोमा आप के ये बारे में। तो पॉइंट फिर मैं से रिपीट करें ना प्लीज। सॉरी 30। जी जी। जी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि जो कंटेमिनेशन ऑफ सॉरी इन लैब फार्मेसीज शुड नॉट टच और कट न्यू प्लास्टिक टैबलेट्स। जो न्यू प्लास्टिक टैबलेट्स होती हैं वो कैंसर के अंदर यूज होती हैं, हम कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर देते हैं। तो ऑब्वियसली उसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करते हैं। उसके साथ साथ कुछ हेल्दी सेल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए वो कैंसर वाले पेशेंट के अंदर तो चलो समझ आती है कि वो दे दिया तो वो हाँ, उसके लिए तो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम एज अ हेल्दी इंडिविजुअल हम इसको मतलब उसके एक्सपोजर में आते हैं, तो वो हमारे लिए लाइक कांस्टेंट हम उसको खोल के उसको देख रहे हैं, वो हम इनहेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए हेल्थ हैजर्ड्स कॉज करेगी। इसलिए हम वो उसको हम नहीं टच कर सकते, उसको एक प्रॉपर स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर ही देखा जाता है। उसके बाद है 35 और 36, ये दोनों ग्लोकोमा के बारे में। बेसिक्स बता देती हूँ ग्लोकोमा होता क्या है। बेसिकली आई के अंदर कॉर्निया, आइरिस और लेंस के दरमियान में ना स्पेसेस होती हैं। जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में होती है वो हम उसे कहते हैं कि ये इंटीरियर पार्ट के अंदर आती हैं, और जो आइरिस और लेंस के दरमियान में आती हैं वो हम उसे कहते हैं कि वो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर आती हैं। अब बेसिकली ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लोकोमा होता क्या है? ओपन एंगल के अंदर क्या होता है कि आपका जो आइरिस और कॉर्निया है ना उसके दरमियान में स्पेस जो होती है ना वो ब्लॉक हो जाती है ओवर टाइम ग्रेजुअली। बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, और उसकी वजह से ना जो आपकी ऑप्टिक नर्व है ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आप ग्रेजुअली अपना पेरिफेरल विजन लॉस करने लग जाते हो, आपकी आई की एट्रोफी होने लग जाती है, और जो एंड रिजल्ट होता है ना उसमें आप अंधे हो जाते हो। लेकिन जो क्लोज एंगल है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो लेंस और आइरिस के दरमियान में ना
बेसिकली होता क्या है, जो लेंस है ना वो आइरिस के ऊपर पुश होता है, तो जिसकी वजह से जो कैनाल ऑफ श्लेम होती है ना, जहां से हमारी आई की ड्रेनेज होनी होती है एक्वस और विट्रियस ह्यूमर की, तो वो हमारी ब्लॉक हो जाती है। और वो मतलब रैपिडली ऐसे ब्लॉक होती है कि अचानक प्रेशर बिल्डअप होता है और वो सवेयर आंखों के अंदर पेन कॉज करता है, ब्लरीनेस हो जाती है, नॉजिया होने लग जाता है, ऐसे मसले होने लग जाते हैं। इसके अंदर काफी सारी ड्रग्स देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, क्लोज एंगल के अंदर पेन किलर्स देते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको बता दूं 35 का, इसमें लिखा हुआ है विच इज नॉट यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लाइकोमा। इसमें लिखा हुआ है ट्रोपिकामाइड। जो ट्रोपिकामाइड है ना हमारी, वो है एंटी मस्करेनिक, वो कॉज करती है बेसिकली मीडियासिस। अब ओपन एंगल के अंदर तो हमें क्या चाहिए होता है कि हमने क्या करना होता है कि उसकी जो हमारे हमने जो वो हमारा होता है ना, सॉरी, जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम होती है, हमने उसको बेसिकली उसको खोलना होता है। हमने कोशिश करनी होती है कि आई से ना प्रेशर हम रिजॉल्व करें, लेकिन अगर वो मीडियासिस कॉज कर देगा तो वो तो और ही हमारी जो हमारे कैनाल ऑफ श्लेम है और जो हमारे पोर्स हैं उसको, जिससे हमने फ्लूइड बाहर निकालना है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम ट्रोपिकानामाइड नहीं देते। और जो 36 है वो है कि विच नॉट यूज्ड इन क्लोज एंगल ग्लोकोमा। इसमें लिखा हुआ है लेटेनोप्रोस्ट। जो लेटेनोप्रोस्ट होता है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि ये तो वर्क इस तरह करता है कि ये जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है ना, उसका आउटफ्लो इंक्रीज कर देता है। अगर वो इस साथ इंक्रीज करेगा तो प्रेशर तो और ही बिल्डअप होगा, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम ये दोनों नहीं दे सकते, ये दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद है 37 क्यू फीवर। क्यू फीवर क्या होता है? बेसिकली क्यू फीवर कॉज होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है कॉक्सिला बर्नेटी। ये, हाँ, जो ऐसे एनिमल्स जो इन्फेक्टेड होते हैं, और ये इन्फेक्टेड होते किस तरह है कि जो उनके बर्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा था और उसके जो बर्थ प्लेसेंटा वगैरह इस तरह की बॉडीज है ना, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। यूरिन में, फीसिस में, मिल्क में ये इन्फेक्टेड के ना पाया जाता है। तो जो इसके कांटेक्ट में आता है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना हमारी, एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन। अब जो डॉक्सीसाइक्लिन है ना, वो टेट्रासाइक्लिन्स की क्लास में से है। और अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन ही देना चाह रहे हैं तो हम क्विनोलोन्स के अंदर से भी कुछ दे सकते हैं उसका ऑल्टरनेटिव, और ये ऐसे चल जाता है। उसके बाद है 38 में नॉट सीन इन लैब इन आयरन एनीमिया हाई ट्रांसफेरिन। अब इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशंस की थी। मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए था सीन इन लैब इन आयरन एनीमिया हाई ट्रांसफेरिन। नॉट वाला मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्रांसफेरिन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके आयरन को ट्रांसफर करने के लिए आपके ब्लड के अंदर, ताकि आपका और ब्लड जनरेट होता जाए। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाता है ना, तो ट्रांसफेरिन को लगता है कि अब ना शायद मेरी गलती है, तो वो फटाफट अपने आप को मतलब एक्सपैंड करे, मतलब फटाफट ज्यादा हो जाता है क्वांटिटी के अंदर, कि लेवल इंक्रीज हो जाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आयरन कंपनसेट करूं। तो जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जब आयरन एनीमिया होता है ना, तो ये ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ नॉट लिखा हुआ है, तो ये प्लीज आप किसी से कंफर्म करें। मतलब सॉरी, मैं मुझे ये इसमें कुछ थोड़ा नहीं सा पता कुछ चला। ऐड करना चाहूंगी। जैसे प्लीज, बेसिकली मुझे नहीं होता समझ है आया। बेसिकली होता ये है कि आयरन एनीमिया में कंडीशन ये होती है कि हमारे पास नॉर्मली ब्लड में जो है ना आयरन ट्रांसफरेंस से अटैच हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफरेंस से जो आयरन अटैच हुआ हुआ है वो हमें ब्लड की फॉर्म में जो है ना एज एन आयरन हम लोग डिटेक्ट करना है उसको टेस्ट में। लेकिन जब हम्म एनीमिया की कंडीशन होती है, जब आयरन के लेवल्स गिर जाते हैं, तो जो फ्री ट्रांसफेरन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जो अटैच्ड आयरन थे जिनको जाके बॉन्ड होना था ट्रांसफरेंस से, वो नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली फ्री ट्रांसफेरन की अमाउंट बढ़ गई ब्लड के अंदर। जिसकी वजह से होता क्या हम्म है कि जब हम लोग लैब टेस्ट कराते हैं तो फ्री ट्रांसफेरेंस ज़्यादा आता है हमारे पास, क्योंकि आयरन कम था तो ट्रांसफर की क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि आयरन जो जिनको उनके साथ जाके अटैच होना था वो नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली हमें फिर ट्रांसफरेंट डिटेक्ट हो रहे हैं लैब टेस्ट के अंदर। तो हो क्या रहा है, हमारे ट्रांसफरेंट हाई आया है। तो बेसिकली होता क्या है, नॉट सीन इन लैब इन आयरन एनीमिया हाई बेसिकली ट्रांसफरेंस। यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट सीन। मैं तो कहती हूँ सीन तो होता है, उसी से तो पता जी, चलता है कि हमारा मैं आयरन यही एनीमिया है। बात ये कह रही थी गलत कि है। ये पॉइंट गलत है कि इसमें हाँ, एग्जैक्टली exactly. हाई इनको ट्रांसफेरेटिन बोलना ये हाई कुछ होंगे, और इसका चाह रहे मतलब होंगे कि कि नॉट एनीमिया सीन इन, मतलब इन्होंने है। सेंटेंस को चेंज कर दिया, नॉट सीन हाँ जी, आयरन। हाँ, तो जी मैं जी, यही कह मैं रही ये, थी ये आपको। पॉइंट गलत है, ये इस तरह से जी होगा। जी, पढ़ा हुआ है मैं भी तुम्हारे सुबह सामने। से ये कंफर्म करा रही थी। तो ये चलिए, क्लियर हो चलो गया। क्लियर हो ठीक गया, आपने कर दिया क्लियर, थैंक यू। है, थैंक यू थैंक यू। आगे 39 पॉइंट है, नॉट यूज एज एन एंटी एंजाइनल ड्रग। आगे तीन ऑप्शन है, वेरापामिल, पेरिडोनिल और मेटोप्रोलोल। अब में से जो वेरापामिल है ना, ये हमारी सीसीबी है। बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है नॉन डिहाइड्रोजन पायरिडीन के अंदर से, तो ये तो हम देते हैं।
ये हम हार्ट फेलियर्स वाले में भी देते हैं, हम एंजाइना में भी देते हैं, हम हर जगह एरिथमियाज में भी देते हैं। जो मेटोप्रेलोल है वो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, और ये भी हम देते हैं। अब जो नहीं देते हैं वो है एस इनहिबिटर, जो पेरिंडोप्रिल है। ये क्यों नहीं देते? क्योंकि ये बेसिकली हम हार्ट फेलियर्स के अंदर देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एंजाइना को प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्योंकि एंजाइना तो बेसिकली ये होता है ना कि आपकी हार्ट के अंदर पेन हो रही होती है जस्ट बिकॉज आपके हार्ट को कोरोनरी ब्लड नहीं प्रॉपर मिल रहा। तो इसका एसेस कोई डायरेक्ट वो नहीं है, इसी इन्फ्लुएंस नहीं करता, इसलिए नहीं देते। हाँ, अगर आपका कोई हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से कोई मसला है, तो वो तो एक बात की बात आ गई ना, हाइपरटेंशन में दे दी इसलिए। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं देते, इसलिए इसमें ऑप्शन आती है ये एस इनहिबिटर वाली। और जो 40 है वो है नॉट अपीयर इन एक एस्थमा। मिनट, ये आप कह रही हैं ये है कि नॉट बेसिकली, यूज्ड एज एंटी एंजाइनल एजेंट, तो उसमें वेरापेमिल मेटोप्रोलॉल नहीं है ना? हम्म, ये ऐसा लग रहा है कि ये तीनों नहीं 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 आती। इसे देखने में ऐसा आ रहा है। नहीं नहीं हम्म, नहीं नहीं नहीं, ये है वेरापेमिल, ऑप्शन दी हुई है उन्होंने, वेरापेमिल, जो प्रेंडोप्रिल है और मेटोप्रोलॉल है, उसमें से हमने चूज किया है प्रेंडोप्रिल। वो दोनों देते हैं, ये नहीं देते, क्योंकि ये एस इनहिबिटर है, इसका एंजाइना के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सही है। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है, आखिरी एमसीक्यूज है। नॉट अपीयर इन एस्थमा 5-HT रिसेप्टर्स। अब बेसिकली एस्थमा के अंदर तो हमारे एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ल्यूकोट्राइनिन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन वाले होते हैं। तो जो 5-HT रिसेप्टर होते हैं ना, वो बेसिकली सेरोटोनिन के होते हैं। उनका फंक्शन तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एपेटाइट, मूड, आपका कोग्निशन, इस तरह की चीजों में होता है, और ये बेसिकली ब्रेन में होते हैं। तो इसका इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी ऑप्शन है। दी एंड, मेरा हो गया। थैंक यू। Assalamu alaikum. Now next is my turn. My name is Nimra, and I have done my MPhil from Quaid-e-Azam University. Now I am appointed as lecturer. Or thank you for energetic performance, Miss Huria, Miss Maruk. Thank you so much. सॉरी, आपने एमफिल किस My चीज थैंक में यू। करा turn हुआ है, from काइंडली? 41. जी एमफिल किस चीज में आपने करा है? जी फार्माकोग्नोसी। ओके, कॉग्नोसी, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें, थैंक यू। हाँ जी 41 है निमोनिया ट्रीटमेंट। बेसिकली एमोक्सिलिन बिलोंग्स टू द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्लास एंड ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें जो एमसीक्यूज है, एमोक्सिलिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया व्हिच इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया व्हिच इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसमें एस ऑरस और एस नमूनिया आते हैं। और अगर कोई पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है तो उसके लिए फिर हम चेंज करेंगे ड्रग, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। बस इसमें यही एक्सप्लेनेशन हो सकती है। नेक्स्ट 42 ल्यूकोसाइटोसिस मींस इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs, जो किस केस में हो सकता है? इन केस ऑफ इंफ्लेमेशन या फिर स्ट्रेसर, जैसे कोई सर्जरी हो, ट्रॉमा हो उस केस में, या फिर इन्फेक्शन के केस में इन्फ्लेमेशन, तो नंबर ऑफ WBCs ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट 43 है पेशेंट हैज हाई ALT liver enzymes cause rifampicin. Basically rifampicin is used for treatment of tuberculosis, जिसमें एडवर्स इफेक्ट हमारा हेपेटोटॉक्सिटी आता है। और इसमें हेपेटोटॉक्सिटी क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिवली जो ये रिफेम्पिसिन है वो मेटाबोलाइज होती है लिवर एंजाइम्स के थ्रू, जिसमें जो एंजाइम्स हैं वो होते हैं साइटोक्रोम P450 के CYP3A4 और 2C9। इनकी इंडक्शन करवा देता है, मतलब एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होने की वजह से जो लिवर एंजाइम्स है वो एलिवेट कर जाते हैं। और जो सेकंड ड्रग इन्होंने कहा है वारफरिन, उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है लिवर एंजाइम्स को बढ़ाने में, इनडायरेक्ट रोल है। डायरेक्टली वो इनहिबिट करते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स को। नेक्स्ट है 45 और 46 इज इंटर रिलेटेड। आप ये कहना चाह रही हैं कि पाइलोकार्पिन। रिफेम्पिसिन जो है वो जी ALT लिवर एंजाइम को बढ़ाता है पेशेंट के अंदर, जो भी ले रहा होता जी है। जी बस हाँ सही जी है। बिल्कुल। हाँ जी नेक्स्ट 45 46 इज इंटर रिलेटेड। पाइलोकार्पिन मस्क्रेनिक डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्रेनिक एगोनिस्ट है। इसका जो है वो आइरिस पे जो उसके स्मूथ मसल्स पे है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब उस वो कैसे करवाता है कि वो जो M3 रिसेप्टर्स है जो स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस पे है, उस पे बाइंड करता है पाइलोकार्पिन और इनिशिएट करवाता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, जिससे आगे एक्टिवेशन होती है GQ की। फिर हाइड्रोलिसिस होती है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट इनटू इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 एंड डैग में। IP3 और डैग आगे वो कैल्शियम की जैसे रिलीज होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इसका बेसिक जो मैकेनिज्म है। नेक्स्ट 47 है वूपिंग कफ ट्रीटमेंट। वो हमारे मैक्रोलाइड्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन,
मैक्रोलाइड्स में आते हैं, एजिथ्रो भी है। इसमें क्या होता है कि जिसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है वो होता है बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली वो बाइंड करता है 50S राइबोसोमल सब यूनिट से, और प्रिवेंट करता है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो अगेंस्ट बॉडीटीला पर्टूसिस है, जो मेन इसका है, इसका जो वूपिंग कफ कॉज करता है, बॉडीटीला पर्टूसिस। नेक्स्ट आ जाता है आईवी इंफ्यूजन फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सॉरी और उसमें हम देखते हैं। इंटरप्ट करने के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 वीक से क्या मतलब है एंटीबायोटिक के बारे में जो बोल रहे हैं? जी इंक्यूबेशन इसमें है कि इसमें इतना मतलब इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, जी, इसलिए इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 2 वीक्स का कहा हुआ है। ओके। ठीक हो गया पॉइंट। 48 है आईवी इंफ्यूजन फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसमें हम हाइड्रोलिसिन क्या होता है कि वो डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स है। सबसे पहले कि हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, जिसमें स्वेयर इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर में, विच कैन लीड टू द ऑर्गन डैमेज। तो हाइड्रोलिसिन जब हम देते हैं स्मूथ मसल सेल्स पे, जिससे वो क्या करते हैं, रिलैक्सेशन और डायलेशन करते हैं आर्ट्रियोल्स की, और जो ब्लड फ्लो है टिश्यूज का वो इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। मतलब प्रॉपरली जो हार्ट है वो अपना ब्लड पंप करता है। और इसके नेक्स्ट है aspirin toxic in child, not use disodium acetate. Now disodium acetate is used as a chelating agent। जो heavy metal poisoning होती है उसके लिए हम disodium acetate यूज करते हैं। एस्प्रिन टॉक्सिटी को सेलिलेट जो पॉइजनिंग है उसमें वो कॉज करता है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चारकोल, या फिर यूरिनरी अल्कलाइजेशन कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, हीमोडायलिसिस हो सकती है। और लास्ट है 50 ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उसके साइड इफेक्ट्स बताएं, नोट साइड इफेक्ट्स। अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या हैं, ये बोलना चाह, जो सॉरी करिए, न्यूरोट्रांसमीटर। जी मैं कह रही जी। हूँ आपके डायसोडियम एसीटेट जो है वो चिलेटिंग एजेंट है फॉर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी इन चिल्ड्रन। जी जी। तो डायसोडियम एसीटेट इनफ नहीं होगा, बाकी चीजें जो आपने बताई हैं वो भी साथ देनी जरूरी नहीं है? नहीं, डायसोडियम एडिटेट चिलेटिंग एजेंट चिल्ड्रंस के लिए नहीं, वो बस हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए है। का लिंक क्या बन रहा है एस्प्रिन एस्पिरिन का टॉक्सिसिटी से? तो इसका लिंक नहीं है ना, मतलब एस्प्रिन की टॉक्सिटी में तो हम ये यूज ही नहीं कर सकते। हम करेंगे हीमोडायलिसिस करेंगे, या चारकोल दे सकते हैं, यूरिनरी अल्कलाइजेशन कर सकते हैं। डायसोडियम एडिटेट वो हम हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए करेंगे, सही है, लेड पॉइजनिंग जैसे होती है। नॉट यूज ना, सही जी। है, ठीक है। हाँ मुझे जी, लगा आप कह नॉट रही हैं कि यूज्ड। एज ए चिलेटिंग एजेंट फॉर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी इन चिल्ड्रन ये बोल रही हैं, मुझे ये लगा। नहीं नहीं नहीं, सही है। ये नॉट यूज है। जी। जो लास्ट वाला है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे सीरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है। अब इसमें क्या हम इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे SSRI है, इनहिबिटिंग रीअपटेक लीडिंग टू इंक्रीज लेवल इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसका लेवल हमने इंक्रीज करना है। अब जो इसका साइड इफेक्ट्स है वो एंटी कोलिनर्जिक रिलेटेड होता है। अब एंटी कोलिनर्जिक में क्या होता है कि इसमें ड्राई माउथ हो जाता है, और इसमें डिक्रीज स्लाइवेशन है, कॉन्स्टिपेशन है। जबकि इन्होंने जो इधर दिया हुआ है वो इंसोम्निया है, नींद ज्यादा नहीं आ रही, स्लाइवेशन, इंक्रीज स्लाइवेशन, डायरिया। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, और डिक्रीज स्लाइवेशन, और स्लो जीआईटी, मोटिलिटी आ जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आगे जो भी है प्लीज वो कंटिन्यू करें। एमसीक्यू नंबर 50 तक बताया है, 51 से 60 कौन है? एमसीक्यू नंबर 51 to 60। इनके नाम नहीं पता, यहाँ पे नाम ढूंढ रही हूँ मैं। 61 से 70 एमसीक्यू नंबर 51 से 60 कोई AM नाम का है कोई? अच्छा, 61 से 70 कोई आशीष कुमार। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 9 मिनट्स रह गए हैं। आशीष कुमार प्लीज आप अपना दे दें। एटलीस्ट 70 तक तो हमारे थोड़े तो हों एमसीक्यूज। मेरा टारगेट ये था कि हम कम से कम 100 या 150 तक कर लें, मगर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स की वजह से हम लोग बहुत लॉस में जा रहे हैं और हमारा प्रेशियस टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और 2 घंटे का सेशन हो गया है, मगर
100 MCQs भी हम कवर नहीं कर सके हैं। तो आशीष कुमार आप हैं ऑनलाइन या नहीं? आशीष कुमार नहीं, आशीष कुमार नहीं है। ओके, 71 से 80 बिया, 81 से 90। आई couldn't prepare my own 71 till 80। अच्छा, इन्होंने प्रिपेयर नहीं करा हुआ। 81 से 90। देखिए फर्स्ट सेशन है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, वरना आप लोग प्लीज़ कोशिश करें अपने प्रिपेयर कर कर आएँ। और अब आपको आइडिया भी हो गया होगा सुन के कि आप लोग को किस तरह से प्रिपेयर करना है और क्या करना है। कोई मसला आ रहा है तो ग्रुप में बताएं ताकि हमें पता हो कि कौन लोग हैं जो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर सके। अब इतने लास्ट मोमेंट में पता चलेगा आपने प्रिपेयर नहीं करा तो मैं भी कोई हेल्प ही नहीं कर सकती। अच्छा, 91 till 100 फातिमा। फातिमा, फातिमा ऑनलाइन है? आप अपना 91 till 100 बताएं। वो जो रिमेनिंग हमारा लॉस में जा रहा है वो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे आपस में डिवाइड करके। 8 मिनट्स का सेशन रह गया है, फिर मुझे नहीं पता नेक्स्ट मीटिंग ऑन करने के लिए कितने मिनट्स, और ये ऑलरेडी 12 क्रॉस कर रहा है हम लोग का टाइम। तो आप लोग प्लीज़ फातिमा आप अपने पॉइंट्स बता दें। फातिमा आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा फातिमा, कौन यहाँ पे अवेलेबल है जो अपने पॉइंट्स बताना चाह रहा है वो बता दे। कि फातिमा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आई डिड। अच्छा फातिमा कह रही है मैं बोल चुकी हूँ अपने। 91 till 100 कोई फातिमा अहमद है? वो नहीं है यहाँ पे। 101 till 110। 101 till 110। 111 till 120 महानूर। महानूर, महानूर नहीं है यहाँ पे। महानूर ने अभी कोई कमेंट भी लाइक करा था। नो आई डिडंट अनम्यूट बट इट्स, अच्छा इन्होंने अनम्यूट करा है मगर वर्क नहीं कर रहा। फातिमा आपने अनम्यूट करा है, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा, आप अपनी माइक को चेक करें। आप जो है वो हेडफोन्स लगा के चेक करें। आप अपने माइक की सेटिंग्स चेक करें। मुझे फातिमा को माइक यूज़ करना नहीं आ रहा है। 131 till 140 मोहम्मद रिफास। 131 till 140 मोहम्मद रिफास। ओके मैम इसके बाद तो फिर मैं ही रह जाता हूँ। जी, आप कर अपना सुना दें क्योंकि यहाँ पे लोग टाइम वेस्ट जी कर रहे अस्सलाम हैं। वालेकुम। फातिमा को यूज़ करना नहीं आ रहा है। फातिमा आप सीख ले 2-3 दिन में, और या कल तक। महानूर ने लाइक तो करा हुआ था कमेंट, लेकिन महानूर आई नहीं। अच्छा आप बताएं। अच्छा बस ओके मेरे जी, 141 टू हसन भाई जैसा आप कह 150 रहे है, हैं बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, हम मैं वो 13 बता से देता हूँ, डिवाइड ठीक कर है? देंगे। तो हमारे मेंटर हमें ये कह रहे हैं कि यू आर 13 नाउ तो डिवाइड द टास्क बिटवीन 13 एंड प्लान अकॉर्डिंगली। तो हम 13 में ही डिवाइड कर दिया करेंगे अब। अच्छा आप बताएं नौशा। मिस इसका एक और भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर दें। आप ऐसा कर लें कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो आप शुरू में उनका रख लिया करें, ताकि जो स्टार्ट के हैं वो तो होना, जो बाकी रह जाया करेंगे वो हम बाद में मैं डिवाइड कर अलॉट लिया करेंगे। करूंगी ना तो मैं ग्रुप में पूछूंगी कि कौन एक्टिव है, क्योंकि मैं अभी मुझे इस तरह से याद नहीं हो रहा है, तो अपने नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे ना। तो मैं 1 2 3 करके उनके नंबर सेव कर दूंगी, तो फिर मैं उन्हीं को डाला करूंगी एमसीक्यूज की लिस्ट में पहले। तो वो ज़्यादा मुझे ईजी रहेगा। चलो मैं मिस टाइम थोड़ा थोड़ा सा मैं आप अपना कर जल्दी दूं से अपना बताएं, जो ये है। बात ग्रुप तो से सेटल हो ये जाएगी। जो 141 है ये जी एनाल्जेसिक फॉर डेंटल पेन। आप लाइक डेंटल पेन में कौन सा एनाल्जेसिक दे तो सकते हैं, तो जो 121 है, ड्रग आप ऑफ लोग सब चॉइस है देख ना लें। थ्रू सॉरी मैं 141, ठीक है जो डायपाइरेडामोल एंटीप्लेटिलेट जी, आप बोले। मिस मैं 141 से कर रहा हूँ। डायपैरासीटामोल मेरे हैं। अच्छा सॉरी 141। अच्छा चले डायपाइरेडामोल। आप बताएं, ठीक आप है, बता दें, मैं कर रहा हूँ म्यूट, आप बता दें। आप बता दें डायपाइरेडामोल। डायपैरासीटामोल जी आप बता दें ओके। बिल्कुल। डायपैरासीटामोल इज एन एंटी प्लेटलेट। डायपैरासीटामोल के दो एक्शन होते हैं। ये एक वेजिडाइलेटरी इफेक्ट होता है और एक एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो जिस वजह से एंटी प्लेटलेट एजेंट की तरह वर्क करता है, ये इन्वॉल्व करता है, ये इंक्रीज कर रहा है इंट्रासेलुलर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट विच इज आल्सो कॉल्ड एज कैम, और इन देता है प्लेटलेट की शेप चेंज को। इसी वजह से ये एंटी प्लेटलेट एजेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स वो होते हैं जो प्रिवेंट कर रहे होते हैं ब्लड सेल्स को, जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं, फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉट। ये हमारा 121 हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 122 which is atenolol in angina, decrease heart rate and decrease oxygen demand.
एटीनोलॉल इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर और इसे हम यूज कर रहे हैं टू ट्रीट हाइपरटेंशन, इरेगुलर हार्ट रेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरेथमिया। इसे हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट चेस्ट पेन कॉज्ड बाय एंजाइना। एटीनोलॉल स्लो डाउन कर रहा है हार्ट रेट को, मेकिंग इट इजियर फॉर योर हार्ट टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी। बीटा ब्लॉकर्स भी डिक्रीज करते हैं ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट। नाउ 123 is why GTN is not taken orally due to first pass effect। ये हमारे 2022 में भी आया था और इसका रीजन है हाई एब्जॉर्ब फ्रॉम बकल कैविटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल GTN is a glyceryl trinitrate or nitroglycerin। It undergoes extensive hepatic pre-systemic metabolism when given orally। इसी वजह से इसे हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं, जिसकी वजह से ये फर्स्ट पास इफेक्ट को क्या कहते हैं स्किप कर देता है और ये बॉडी में फौरन से क्या कहते हैं एब्जॉर्ब होके अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है। नाउ 124 इज शिंजल्स अपीयर आफ्टर 72 आवर्स। जो फर्स्ट साइन होता है शिंजल्स एक डिजीज होती है, स्किन रैश कहते हैं स्किन उनको भी हो जाती है जिनको चिकन पॉक्स होते हैं, मतलब ये एक स्किन रिलेटेड डिजीज है। तो इसका फर्स्ट साइन जो है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोले। इसका बिल्कुल फर्स्ट आ रही है। साइन ना रैश, इसका फर्स्ट साइन रैश होता है जो कि अपेयर होता है आफ्टर 1 to मतलब इन बिटवीन 1 to 5 days, जिसके अंदर 72 आवर्स मतलब ये विद इन 72 आवर्स इसका फर्स्ट साइन मतलब अपेयर हो जाएगा। ये 125 में मुझे कंफ्यूजन थी, मुझे मोनोट्रोपिक का पता नहीं चला कि डाइक्लोरोमीथेन इज अ मोनोट्रोपिक और होमोट्रोपिक। होमोट्रोपिक का है, होमोट्रोपिक वो होते हैं जो कि जैसे कि एंजाइम में होता है, characterized by enzyme activity in which the substrate binds to enzyme at 2 different sites and other is an allostatic site। allostatic site कौन सी होती है? वो होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल बाइंड करता है और चेंज कर देता है एक्टिव साइट की शेप को। और यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव साइट होती है वहाँ पे हमारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो कोई ये मुझे एक्सप्लेन कर देगा, ये मुझे समझ नहीं आता कि डाइक्लोरोमीथेन इज अ मोनोट्रोपिक और होमोट्रोपिक। हेलो ओके जी, 2 मिनट्स रह गए, आप जल्दी वाइंड अप करें, इसके बाद हम कल ही 125 करेंगे, कोई बहुत देर हो गई है। ओके मैं वाइंड अप करती हूँ। पेशेंट विथ रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड एलर्जी टू ट्रामाडोल टेकिंग सिलोकॉक्सिब बट स्टिल हैविंग माइल्ड पेन। इसके ऑप्शंस हैं फिश ऑयल, पैरासीटामोल प्लस कोडीन और ऑक्सीकोडोन। इसका आंसर ऑक्सीकोडोन है। इफ इसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर ये लिखा होगा इफ सेड ऑल कैन बी यूज एक्सेप्ट, तो हम फिश ऑयल को चूज करेंगे। इसका रीजन है कि सिलोकॉक्सिब एक कॉक्स 2 इनहिबिटर है, ये रिलीव करता है पेन और इन्फ्लेमेशन जो जॉइंट्स के अंदर हो रही होती है, लेकिन ये रूमेटाइड अर्थराइटिस को बिल्कुल मतलब खत्म नहीं करता और ये उस कंडीशन को वर्स होने से नहीं रोकता। और ऑक्सीकोडोन का भी क्या कहते हैं ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन सिलोकॉक्सिब के साथ है, और क्या कहते हैं कोडीन का भी ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन है, पैरासीटामोल का ड्रग फूड इंट्रैक्शन है। लेकिन फिश ऑयल के साथ कोई इंट्रैक्शन इसके साथ इसका शो नहीं हुआ है कि अगर हम फिश ऑयल देंगे, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीकोडोन का है मॉडरेट इंट्रैक्शन है सिलोकॉक्सिब के साथ, और इसी वजह से वो डिक्रीज कर देता है इसकी इफेक्टिवनेस को सिलोकॉक्सिब की। और 127 है ड्रग कॉजिंग सनबर्न्स, इसका आंसर है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन हमारी स्किन को ना बहुत सेंसिटिव कर देता है कि जब भी अगर हम सन में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, एक्सपोजर होता है सनलाइट से, तो हमारी स्किन पे रैश, इचिंग, रेडनेस और सिवियर सनबर्न वो कॉज कर देता है। इस 128 MCQ इज फास्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑन एम्प्टी स्टमक, फ्लूक्लोक्सीसिलिन एंड